Okay, we are starting with the continuation of general pathology, point number 66. Important cell for chronic inflammation. Whenever there is a word of chronic, then you have to mention कि which type of chronic cells are there. तो chronic के अंदर आप बताएंगे कि they are macrophages, ठीक है. chronic के अंदर आपके पास lymphocytes भी हो सकते हैं, macrophages भी हो सकते हैं. आपने देखना है कि आपके पास options में क्या दिया हुआ है. इंपॉर्टेंट सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास क्या आता है, मैक्रोफेजेस आते हैं. व्हाट इज अ कॉमन साइट फॉर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन? एज आई टोल्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट देयर इज टू टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन. वन इज डिस्ट्रॉफिक एंड अदर इज मेटास्टैटिक. मेटास्टैटिक का मतलब है कि वहां पे टिश्यू जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा लेकिन उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी. But if we talk about dystrophic calcification, it means the tissue is abnormal और टिश्यू के अंदर पहले से ही कोई डिजीज चल रही होगी जिसकी वजह से उसमें क्या आ रहा होगा, कैल्सिफिकेशन डेवलप होगी. मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कैंसर था, वो मेटास्टाइज करके डिफरेंट ऑर्गन्स पे चला गया है. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट है, ब्रेन है, मेट्स उसके लिवर में चले गए हैं, लंग्स में चले गए हैं, तो वो पहले से वो सारी चीजें नॉर्मल थी. If the tissue is normal and the calcification occur due to secondary process, it is called metastatic calcification. But if the calcification is occurring in the tissue which is already abnormal, which having undergo any pathology or undergo any disease process, so this is dystrophic. Metastatic का मतलब अब ये है कि यहाँ पे मेट्स आपके जा रहे हैं और वो किडनीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो मेटास्टैटिक में आपने याद रखना है किसके बारे में, किडनीज के बारे में, ठीक है. इसमें हमने बात की थी साइट्स की, डिफरेंट साइट्स की, वो मैं रिपीट कर देती हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन तो आपने उसमें साइट्स कौन कौन सी बतानी है. फॉर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि मेटास्टेसिस आपकी बोन्स को इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है, आपके थायराइड पैराथायराइड को इन्वॉल्व कर सकती है. डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि ऑलरेडी डैमेज टिश्यू में होगी. उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, कोई ट्रॉमा हुआ है या कोई हार्ट के अंदर पैथोलॉजी चल रही है तो उसमें डिस्ट्रॉफिक चेंजेस आएंगी. For dystrophy, remember the word is, it may be lungs, it may be heart, and any damaged tissue. But if the word is metastatic calcification, then it is due to any change in the general body physiological state. For example, tumor आ गया है तो इसके अंदर हो सकता है बोन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आपके पास थायराइड पैराथायराइड आ सकते हैं, ठीक है. तो ये मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन आ सकती है, किडनीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. Fibrinoid necrosis we have already discussed. Fibrinoid necrosis always involve blood vessels or it involves the vascular architecture. It occurs in all except fibrinoid necrosis involves the blood vessel. It means सबके अंदर होगी except essential hypertension. What is essential hypertension? Yes, anyone? Primary hypertension. Yes? Primary hypertension. Primary hypertension, okay. How will you define this? For example, No systemic cause. For example, Idiopathic. if yes, if there is the hypertension which is primary, that is due to your own metabolic derangements, आपकी बॉडी की अपनी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स की वजह से हो रही है. फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, फैमिली हिस्ट्री है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर उस सब में हो रही है तो वो इसेंशियल हाइपरटेंशन है. रिमेंबर कि इसेंशियल हाइपरटेंशन में आपके पास कॉज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है और वो फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर एग्रावेट कर रहे होते हैं. इसके अंदर याद रखें कि हार्ट या ब्लड वेसल की कोई डिजीज इन्वॉल्व नहीं होगी. इट मीन्स कि व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्थराइटिस और वास्कुलाइटिस
तो वहां पे फिब्रिनॉइड आपका रूल आउट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस आपकी कोई भी वास्कुलर डिजीजेस हैं, ब्लड वेसल की डिजीजेस हैं, हार्ट की डिजीज हैं, उन सब में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट इसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें आपको सेकेंडरी कॉज नहीं मिल रहा। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अपोप्टोसिस एक्सेप्ट अपोप्टोसिस मीन प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ सारे प्रोसेस में होती है एक्सेप्ट दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा होता है, प्लेक्स बन रहे होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वहां पे कोई भी डेथ नहीं होती किसी भी ऑर्गन की, किसी भी टिश्यू की, किसी भी सेल की। तो दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये एक्सेप्ट है कि जिसके अंदर आपके पास अपोप्टोसिस नहीं होगी। अपोप्टोसिस किस कंडीशन में हो सकती है, कल मैंने आपको बताया था कि आपकी एंडोमेट्रियल शेडिंग उसमें हो सकती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जो आपके डिजिट्स के अंदर वेब स्पेसेस आती हैं दे आर रिमूव्ड बाय अपोप्टोसिस। तो वेरियस फिजियोलॉजिकल स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बाय अपोप्टोसिस। All of the following are the feature of apoptosis except, this is again the repetition but statement is different. As I told in the last lecture that cellular swelling is not present, there is cellular shrinkage. Whenever there is formation of apoptotic blebs, when the blebs shed off, the cell becomes shrink. So this is apoptosis. Rare site for tumor metastasis, spleen. Again repeated MCQ. Cause of death in gas gangrene is toxemia. Dystrophic calcification is present in which of the following? This is the point I am talking about at the point number this one 67 and 73। आपने इन दोनों को रिलेट करना है। मेटास्टेटिक मैंने आपको बताया था टिश्यू विल बी नॉर्मल, डिस्ट्रॉफिक मीन टिश्यू इज डैमेज। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके जो लंग्स हैं उसके अंदर आपको टीबी के अंदर वेरियस टाइप की इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलती है। इसका मतलब है कि लंग इज ऑलरेडी इफेक्टेड है और देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिफिकेशन प्लैक्स। तो डैमेज टिश्यू के अंदर कैल्सिफिकेशन आ गई, तो दिस इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। At what temperature, rectal temperature, permanent cell injury occur if the temperature remains constant? Rectal के लिए आपने word याद रखना है 106। This is 106 degree Fahrenheit। ये आपके पास Fahrenheit है। This is 106 Fahrenheit, ठीक है। But if you convert it into, अगर आप इसको convert करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो ये आपके पास क्या आएगा, इट विल बी 41 डिग्री सी। इट इज 41 डिग्री सेल्सियस है और 106 आपका फॉरेनहाइट टेम्परेचर है, तो दोनों को आपने याद रखना है, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इन आवर कंट्री इज इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस हमारे कंट्री में बहुत कॉमन है ड्यू टू सेडेंट्री लाइफस्टाइल। इस्कीमिक चेंजेस जब आती हैं तो इट लीड टू सेल डेथ विच इज अल्टीमेटली सेल इंजरी। Which finding on electron microscopy indicate irreversible cell injury? That is, this is the finding of electron microscopy. Electron microscopy mean कि आपने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है और आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या मिल रहा है। दिस इज फ्लोकुलेंट डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। फ्लोकुलेंट डेंसिटीज मींस दैट कि देयर आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स व्हिच फ्लोट ऑन द सरफेस और व्हिच बिकम present at the bottom of the सरफेस, बॉटम ऑफ द वाटर, या फ्लोट करेंगे उसकी सरफेस पे या नीचे सिंक डाउन कर जाते हैं। तो आपको फ्लोकुलेंट डेंसिटीज मिलती हैं जब इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। ये प्रोसेस आपका क्या है, रिवर्टेबल नहीं होता, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इरिवर्सिबल में हमने बात की थी कि सेल के अंदर स्वेलिंग होती है, वाटर की फिलिंग हो जाती है और उसमें फ्लोकुलेंट डेंसिटीज की फॉर्मेशन होती है। अ बॉय विद ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोक्सिलेज डेफिशिएंसी, लिवर फेलियर है, लिवर ट्रांसप्लांट कराया उसने आफ्टर 1 ईयर, डोनर एंड रेसिपिएंट प्रेजेंट विद इनलार्ज लिवर, दोनों में लिवर इनलार्ज हो गया है। इट मींस कि देयर इज लिवर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री है और दोनों का लिवर इनलार्ज हो गया।
और यहाँ पे एंजाइम की वो बात कर रहा है कि ये एंजाइम डेफिशिएंट है, जिसने उनको ब्रेक डाउन करना था, अंदर मेटाबॉलिज्म करना था, वो नहीं हुआ, तो द ऑर्गन बिकम हाइपरप्लास्टिक, ये हाइपरप्लेजिया बन जाएगा इधर, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया आपके पास, हाइपरप्लेजिया बन गया। तो हाइपरप्लेजिया के लिए आपने वर्ड याद रखना है कि यहाँ पे उसने लिवर की वेट की बात नहीं की, यहाँ पे वो बता रहा है कि इनलार्जमेंट है, आपके पास एंजाइम की डेफिशिएंसी है, और एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पे क्या हो गया कि लिवर इनलार्जमेंट हो गया, लिवर फेलियर हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री थी, एक पार्ट ट्रांसप्लांट कराया तो आपको पता लिवर रीजनरेट हो जाता है। तो लिवर की रीजनरेशन इट इज अकर बाय द हाइपरप्लेजिया, सेल ग्रोथ हो रही होती है वहां पे, ठीक है। Which one of the following factor does not affect the wound healing? That is vitamin D deficiency. फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे जो वूंड हीलिंग को डिले करते हैं, दैट इज इन्फेक्शन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे आ सकते हैं। अब यहाँ पे वो बात ये कर रहा है कि कौन से फैक्टर हैं जो आपके पास, कौन से फैक्टर हैं जो आपके पास जो है वो अफेक्ट नहीं करेंगे वुंड हीलिंग को, दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी जो है उसका स्किन पे या आपके सॉफ्ट टिश्यू पे इफेक्ट नहीं होता, इट अफेक्ट्स द बोन्स एंड जॉइंट्स। सो जब वुंड बनेगा आपका, वुंड पे इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज विटामिन डी। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज भी हो सकता है, या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड वुंड हीलिंग भी आ सकता है। तीनों स्टेटमेंट का आंसर इन्फेक्शन ही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन के है मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए, मोस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जाए फॉर वुंड हीलिंग, डिलेड वुंड हीलिंग, दैट इज इन्फेक्शन। देन दिस इज important. Point number 80, that is interleukin 1 produces T lymphocyte activation. I told in my previous lecture about interleukin 5 and interleukin 8. What is the function of interleukin 5 and interleukin 8? Yes, anyone? इंटरल्यूकिन 8 में हम न्यूट्रोफिल के लिए होते हैं। Very good. And interleukin 5 for? 5 for eosinophils. Remember interleukin 1 for lymphocyte, interleukin 5 for eosinophils, and interleukin 8 is for neutrophils. These are the three factors or three mediators which cause activation or chemotaxis of these circulating WBCs. I am repeating this point again. Interleukin 1 is for lymphocyte, interleukin 5 is for eosinophils, and interleukin 8 is for neutrophils. 81 point. In black wound healing, in blacks mean they are talking about black people, Africans. Wound healing was asked, healing will. ब्लैक पीपल्स के अंदर हाइपर पिगमेंटेड स्किन होती है और उसके अंदर कीलॉइड फॉर्मेशन इज कॉमन, तो द आंसर विल बी कीलॉइड। अ परफॉर्म्ड मीडिएटर ऑफ inflammation is, if the word is inflammation, remember it is histamine. If the word is inflammation, then remember it is histamine. But if the word is allergy, mediator for allergy, so that is 5-hydroxytryptamine. 5-hydroxytryptamine, that is that it is serotonin. एलर्जी में आपने याद रखना है सेरोटोनिन है, इन्फ्लामेशन के अंदर आपके पास हिस्टामीन आ रही है, ठीक है। दे आर द मीडिएटर्स। लास्ट मीडिएटर फॉर एंडोटॉक्सिक शॉक इज, दैट इज इंटरल्यूकिन 6। एंडोटॉक्सिन शॉक है, उसमें लास्ट पे जो मीडिएटर आता है दैट इज इंटरल्यूकिन 6। अब आप अपनी इंटरल्यूकिन वाली लिस्ट के अंदर इंटरल्यूकिन 6 भी ऐड कर लें और इंटरल्यूकिन 6 के आगे लिख लें एंडोटॉक्सिक शॉक का ये मीडिएटर होगा। What is the difference between adenoma and hyperplasia? So remember there is capsule. Capsule, if there is capsular involvement and the capsule is intact,
तो this will be adenoma. But if there is no capsule involvement or there is no occurrence of capsular invasion or capsule is mentioned, so this is hyperplasia. Okay. Yes, in our next point, circulating phagocyte is, this is again the repetition. Circulating phagocyte mean in blood the phagocytosis is occurred by the neutrophils. Pus contain dead neutrophils. Pus mean here is abscess. Abscess contain dead neutrophils. A patient with hoarseness of voice, laryngeal nodule, which is unlikely. It means कि वो ऑप्शन आपने टिक करना है जो कि इसके अंदर लीस्ट लाइकली ऑप्शन बन रहा है. प्रीवियस टॉपिक में जब ये पॉइंट आया था तो मैंने आपको बताया था कि जब हॉर्सनेस होती है या वोकल कॉर्ड नोड्यूल बनती है तो वहां पे दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. हाइपरट्रॉफी होती है या हाइपरप्लेजिया होता है. नोड्यूल की अगर इनलार्जमेंट की बात हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस, देन इट इज हाइपरट्रॉफी. बट अगर वो कहे कि नोड्यूल के ऊपर एक सेपरेट स्वेलिंग है एंड दैट विल बी हाइपरप्लेजिया. यहाँ पे उसने अनलाइक की बात की है. इट मीन्स कि हॉर्सनेस हो गई है, लेकिन कौन सा ऑप्शन है जिसको आप रूल आउट कर देंगे या एक्सक्लूड कर देंगे, तो दैट इज एट्रोफी, बिकॉज एट्रोफी हैज नो रोल इन हॉर्सनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नियोप्लेजिया? जो नियोप्लेजिया को शो नहीं करता दैट इज कोरिस्टोमा. व्हाट इज कोरिस्टोमा? एनीवन नो व्हाट इज नॉर्मल कोरिस्टोमा? टिश्यू होते हैं बट अब नॉर्मल साइड पे होता है. Yes, normal tissue present at abnormal site. It means कि आपका नॉर्मल टिश्यू किसी abnormal साइट पे ग्रो कर गया है. एग्जाम्पल कोई आपके माइंड में आती है? मैम पेंक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक टिश्यू, ओके, पैंक्रियाटिक टिश्यू. और लाइक सीएनएस टिश्यू इन नेजल मुकोसा. ओके, if we talk about FGT, female genital tract, then we know that there is endometriosis. What is endometriosis? एंडोमेट्रियल टिश्यू आपका ग्रो कर जाता है किसी और साइड पे जाके. फॉर एग्जांपल, एंडोमेट्रियल ग्लैंड थे, यूट्रस का पार्ट थे, बट एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स आपको सर्वेक्स में मिल रहे हैं, आपको ओवरीज में मिल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग के साथ मिल रहे हैं. तो नॉर्मल टिश्यू आपको मिलेगा, बट एट एबनॉर्मल साइड, तो दिस इज endometriosis or it may be type of corystoma. So that doesn't show the neoplasia. वो आपको डिस्प्लास्टिक चेंजेस तो बता सकता है लेकिन वो आपको नियोप्लेजिया में कन्वर्ट नहीं होगा. दैट इज बिनाइन. रिमेंबर, कोरिस्टोमा इज बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन लीजन. ऑल सेल कंटेन टीलोमरेज एक्सेप्ट सोमैटिक सेल. सोमैटिक सेल के अंदर टीलोमरेज नहीं होता. प्रेग्नेंट लेडी डाइड इन एन एक्सीडेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि हिस्ट्री किस चीज की दी हुई है. अब उसने क्या कि प्रेग्नेंट लेडी डाइड इन एन एक्सीडेंट आफ्टर 48 आवर्स. एक्सीडेंटल इंजरी है, इसका मतलब है कि देयर में बी हिस्ट्री ऑफ सम फ्रैक्चर. व्हेन देयर इज एक्सीडेंट और देयर इज फ्रैक्चर, तो रिमेंबर द आंसर इज फैट एम्बोलिज्म. फ्रैक्चर और फैट को याद रखना है आपने. बट इफ द वर्ड इज डेथ इमीडिएटली हो गई है और वहां पे कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री नहीं है, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री नहीं है, बट द पेशेंट इज फीमेल एंड इट इज and she is pregnant, then the answer will be amniotic fluid embolism. Again I am repeating,
the lady is pregnant. If the death is occurred due to trauma, due to accident or due to fracture in 48 hours or 3 days, 2 to 3 days भी कह सकता है और वो 48 hours के हिसाब से भी कह सकता है, 48 to 72 hours भी ड्यूरेशन आ सकता है. तो रिमेंबर एक्सीडेंट है, ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है, तो यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड इज फैट. बट इफ there is no history of accident, trauma or fracture, then the cause of death is amniotic fluid embolism. True regarding the pudgy orange appearance of the breast, except orange brown appearance is because of necrosis. This is not due to necrosis. जो pudgy orange आपके पास आ रहा होता है वो क्यों आ रहा होता है? सर्जरी में आपने देखे होंगे केसेस. lymphatic obstruction Yes, की वजह this is due to lymphatic obstruction, not due to necrosis. कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस, द आंसर इज न्यूमोकॉनियोसिस. आपको पता है डिजीज होती है जिसमें कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आपके लंग्स के अंदर, तो इसको न्यूमोकॉनियोसिस कहते हैं. HLA-B27, ये पूरा आपके पास HLA का टेबल आता है जिसमें HLA, DR3, DR4, B27 ये सारे पूछे जाते हैं. ये जब इम्यूनोलॉजी हम करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि HLA का रोल क्या होता है और किस किस डिजीज के अंदर कौन कौन से आते हैं. So B27 is significant for ankylosing spondylitis, but if there is no option for ankylosing spondylitis, then the word is Ritter's disease. Okay. yes ma'am. Okay, I am sharing the other link for the second part of this lecture. So you people are allowed to join that link. Okay.